एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 241 यानी 241 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे जो अपना फेंगयुआन था उसका अटेनमेंट लेवल इतना बढ़ चुका था ह्यूमन पाथ के अंदर कि वो बंदा ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुका था। और अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। क्विंग डिंगलिंग हेवन ओवरसिंग टावर के टॉप पर खड़ी थी। हेवली कोर्ट को देखते हुए नॉस्टैल्जिया फील कर रही थी, यानी पुराने दिन याद कर रही थी। यहाँ पे क्विंग डिंगलिंग कहती है, चेंजेस तो बहुत आ गए हैं, पर 3 लाख साल पुराना सीन अभी भी मेरे माइंड में अभी भी याद है मुझे। उसके पास फेरी जी भी रिस्पेक्टफुली खड़ी थी। क्विंग डिंगलिंग पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवेंस एनवी मैनर की फर्स्ट सुप्रीम एल्डर थी। हेवली कोर्ट ज्वाइन करने से एक दिन पहले जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने डिक्लेयर करके उसे अपनी कोक्यूबाइन बना लिया था। जाइंट सन के कोक्यूबाइन पैलेस 5 रीजन में थे, यानी पांचों के पांच रीजन में ना कोक्यूबाइन पैलेस थे जाइंट सन के। और क्वीन डिंगलिन उस टाइम सेंट्रल कॉन्टिनेंट कोक्यूबाइन पैलेस की इमॉर्टल एम्प्रेस थी। जाइंट सन की डेथ के बाद वो गायब हो गई, अब कुछ दिन पहले वापस आई है। फेरी भी सोच में कहती है, हिस्ट्री में ये मेटल पाथ कल्टीवेट करती थी, अब लक पाथ कैसे हो गया इसका। क्वीन डिंगलिंग एकदम मुड़कर देखती है और एक शार्प गेज के साथ देख रही थी। वो ट्रेडिशनल ब्यूटी नहीं थी, पर हीरोइक ऑरा के साथ थी। टॉल बॉडी थी, ब्रॉड शोल्डर थे एकदम चौड़े फैले हुए, और गोल्डन आर्मर कैप थी। एकदम रॉयल प्रेजेंस होती है ना, एकदम रॉयल टाइप की, कोई एक शाही परिवार वैसे टाइप की थी। और लोग सीधा मतलब आंखें नहीं मिला सकते उससे, मतलब डोमिनेटिंग हो रहा था ना बंदी का, इसलिए। क्विंग डिंगलिंग कहती है, फेरी जीवी, तुम्हारे डाउट्स मुझे पता है। मैं खुद इंटेंशनली गायब हुई थी। जाइंट सन इनविंसिबल था, रेसिस्ट पॉसिबल नहीं था। कोक्यूबाइन बनी, पर मेरा गोल था उसे, मतलब उसे लक पाथ सीखना, मतलब उसके पास जो लक पाथ है उससे सीखना। और उसकी डेथ के बाद मैंने मेटल पाथ छोड़कर लक पाथ चूज किया था। जब वो मर गया तब मैंने लक पाथ लिया, उससे पहले मैं मेटल पाथ पे थी। रैंक 8 होने के बाद पाथ स्विच रिस्की था। हेवेली कोर्ट ने हेल्प की, मैंने सारे मेटल दावमार्क छोड़कर मेटल कफिन बनाया और अर्थ वेन में सो गई। क्लोज्ड कल्टीवेशन किया और 3 लाख साल बाद जागी। अब ये जो पूरी दुनिया है ना, अब जो मैं देख रही हूँ पूरी बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही। फेरीजीवी खुश हुई। फेरीजीवी कहती है, सीनियर परफेक्ट टाइम पर आप आई हो। लकपात वीकनेस की वजह से हम फेंगयुआन से बार बार हार रहे हैं, बार बार हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्विंगडिंग ले कहती है, क्विंगडिंग कहती है अपनी, फेंगयुआन जैसा डीमन तो बहुत रेयर है। तुम्हारे डिसीजन गलत नहीं थे। एनिमी के पास मल्टीपल वेनरेबल्स की इनहेरिटेंस है, इसी वजह से तो इतना टफ है वो। मेरा जागना भी शायद उसको हैंडल करने के लिए ही ऐसे टाइम पर हुआ है। फेट शायद ये हो सकता है इसका कहने का मतलब। फेरिसी भी कहती है, मतलब क्या है आपका। तो क्विंग डिंगली कहती है, मुझे किसने जगाया। तो फेरिसी भी कहती है, गुयू फेंगजेंग। तो क्विंग डिंगली कहती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फेंगजेंग ने उस ऑक्स को मार दिया था, उस बड़ी सी, मतलब वो जो बड़ा सा कुछ भी था ऑक्स था, उसको मार दिया था, माउंटेन ऑक्स को। फिर उसके पेट में पता नहीं क्या था, फिर वहां से निकली थी ये एक लौंडिया, रैंक 8 की खतरनाक प्रेजेंस निकली थी और फेंग जेंग को देख रही थी। तो ये वही वही थी भाई, क्विंग डिंगलिंग को ही जगाया था फेंग जेंग ने। ओके। क्विंग डिंगलिंग कहती है, एग्जैक्टली, अदर वर्ल्डली डीमन फेट के बाहर होता है, यानी वो फेट से बंधा नहीं है, फेट के बाहर की चीज है वो। हेवेंस विल ने फेंगयुआन को स्पेक्टर सोल के अगेंस्ट यूज करा था, पर उसके लिए काउंटर भी बनाया था। फेंग जेंग फेंगयुआन का नेचुरल चेक है, एक तरीके से काउंटर मान लो। तो आगे क्विंडिंग कहती है, तुम लकपात नहीं जानती, फिर भी फेंग जेंग को इमॉर्टल बनाया, ये बड़ा स्टेप था। फेरिजीवी ने कहा, मैंने सिर्फ हेवेली कोर्ट और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो क्विंगडिंगलिंग हंस गई यहाँ पे। हंसते हुए कहती है, यही हेवेली कोर्ट का स्पिरिट है। फेंग युआन वेरिएबल है, यहाँ पे जो फेंग जेंग है उसका काउंटर वेरिएबल है, और फेंग युआन स्ट्रांग हो रहा है, वीकनेस कम है। हेवेली कोर्ट हेल्पलेस फील कर रहा है, इसलिए सिस्टम ने मुझे जगा दिया। बैलेंस क्रिएट करने के लिए, हेवेंस हमेशा बैलेंस करता है ना, इसलिए कहना चाह रही थी। फेट कंसिस्टेंट है, लक वेरिएबल है, और स्ट्रांग इमॉर्टल बराबर स्ट्रांग लक इम्पैक्ट पड़ता है। फेंगयुआन की लक भले स्ट्रांग है, पर फेंग जेंग का राइस मुझे जगाने का ट्रिगर बना था। आगे भी ऐसे काउंटर्स आएंगे और फेंगयुआन फ्री नहीं रहेगा। यानी ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, आगे जाके और भी ऐसी चीजें होने वाली हैं। यानी जितना फेंगयुआन चाहे स्ट्रांग बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके काउंटर्स हमेशा ना ट्रिगर होते रहेंगे, यानी उसको रोकने के लिए हमेशा काउंटर्स ट्रिगर होते रहेंगे। अब देखो इतने टाइम बाद हमें, मतलब इतने टाइम बाद तक ना हमने हेवेंसवेल की उंगली नहीं देखी थी।
मैं सोच भी रहा था यार हेवेंसविल अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा है? देखो कर दिया ना हेवेंसविल ने, जगा दिया एक चीज़ को। हेवेंसविल कैसे नहीं करेगा भाई? हेवेंसविल हमेशा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करता है, शॉर्ट टर्म में वो अरेंजमेंट नहीं कर पाता जल्दी से, लॉन्ग टर्म में करता है। देखो हेवेंसविल ने जगा ही दिया इसको। क्विंगडिंगलिन कहती है, फेंग ज़ेंग को प्रोटेक्ट करो और नरिश करो। हेवेंसविल के प्लान के साथ चलेंगे तो सक्सेस ईज़ी होगा। तो फेरी ज़ीवी कहती है अंडरस्टूड, यानी समझ गई। फेरी ज़ीवी को समझ आ गया था फेंग युआन को ट्रैक ना कर पाने का रीज़न था वो बहुत क्राफ्टी और वेल डिफेंडेड था। डिडक्शन फेल हो रही थी, इसलिए वो मतलब नहीं समझ पा रही थी कि फेंग युआन है कहाँ पे, डिडक्शन नहीं हो पा रहा था। उसे गुयू फेंगज़ेंग का एक तरीके से पर्पस पता था, पर पहले उसने उसको सिर्फ साइड मूव माना था। यानी वो सोचती थी कि जो फेंगज़ेंग है ना वो बस साइड कैरेक्टर है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, आगे जाके थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फेंगज़ेंग बस एक साइड कैरेक्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब क्विंग डिंगलिंग की वार्निंग के बाद क्लियर हो गया कि जो फेंगज़ेंग है वो फेंगज़ेंग ही एक मेन काउंटर है फेंग युआन का, वही एक काउंटर का प्यादा है फेंगज़ेंग फेंग युआन के लिए। फेरी भी अपनी सोच में कहती है फेंगज़ेंग इमॉर्टल बना, क्विंग डिंगलिंग जाग गई। फेरिज़ी ने आगे सोचकर कहा, अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे यानी फेंगज़ेंग को ऐसी ग्रोथ करवाते रहे, उसकी ग्रोथ करवाते रहे, उसकी हेल्प करते रहे, तो हो सकता है कि जैसे-जैसे फेंगज़ेंग आगे बढ़ेगा, उसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी। अभी तो वो रैंक 6 है, लेकिन जैसे रैंक 7 या रैंक 8 पे पहुँच गया मान लो, तो भाई और ज़्यादा काउंटर वेरिएबल्स जाग जाएँगे, यानी फेंग युआन को रोकने के लिए और खतरनाक-खतरनाक चीज़ें जाग जाएँगी, सामने अपीयर होंगी। भले वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई अरेंजमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो फेरिज़ी ने कहा, जितना स्ट्रॉन्ग फेंगज़ेंग होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग लक होगी और उतने ही ज़्यादा वेरिएबल्स जागेंगे। सब हेवेंसविल का सेटअप है फेंग युआन के अगेंस्ट। फेरिज़ी ने आगे कहा, हेवनली कोर्ट अब उसको फुल सपोर्ट करेगा, फेंगज़ेंग को तो एकदम बाप बना लेंगे। क्विंग डिंगलिंग ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ गुआम दिया। क्विंग डिंगलिंग कहती है, ये इनकम्प्लीट लक पाथ इमॉर्टल गो रेसिपी है, जायंट सन ने सीक्रेटली ली थी। इन्हें कंप्लीट करके रिफाइन करो इस चीज़ को। तो फेरिज़ी ने कहा, मैं फुल एफर्ट लगाऊंगी इसको रिफाइन करने में। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है इमोरियल व्हाइट हेवन के अंदर 5 शांग ग्रोटो हेवन। फेंग युआन यहाँ कल्टीवेशन कर रहा था। फेंग युआन कहता है इमॉर्टल किलर मूव मैरिड थॉट स्वॉर्ड वाटरफॉल। रंबल सी आवाज आई, हेवन फॉर्म के अंदर एक ह्यूज सिल्वर वाटरफॉल गिरा और हर ड्रॉप एक स्वॉर्ड थॉट था। नीचे स्टोर्ड विल्स पर क्रैश हुआ, यानी जो नीचे बहुत सारी विल्स थी उसके ऊपर क्रैश हुआ, यानी ये विल और स्वॉर्ड आपस में टकरा गई और डिस्ट्रक्शन हुआ बहुत खतरनाक। कुछ ही सांसों के अंदर वाटरफॉल गायब हो गया, नीचे स्वॉर्ड थॉट की एक बड़ी सी लेक बन गई। फेंग युआन ने कहा, इमॉर्टल किलर मूव स्वॉर्ड्समैन। और भाई लेक ना बॉईल होने लग गई, उबलने लग गई, उसमें से ना स्वॉर्ड वॉरियर निकलने लग गए। सब फेंग युआन जैसे दिखते थे, जैसे मैरिड सेल्फ हुआ करता था ना, मैरिड वाला, जिसमें फेंग युआन जैसे वॉरियर होते थे, पैंथम सोल जैसे, लेकिन इस बार ना स्वॉर्ड वाले टाइप के फेंग युआन थे। लॉन्ग स्वॉर्ड जैसी विल्स में एकदम ऐसे खड़े थे, कलेक्टिव विल्स क्रैक होने लग गए थे। ये दोनों कंपाउंड किलर मूव थे। मैरिड थॉट स्वॉर्ड वाटरफॉल, विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू का कोर था, स्वॉर्ड प्लस विजडम का कॉम्बो था, विल्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा इफेक्टिव था। यानी अटैक तो देखो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कोई मतलब कोई ऐसे टाइप की चीज़ है, विजडम अटैक है, ये विजडम का यूज़ करा गया है इसके अंदर, तो अगर कोई भी विल है, कोई सोल टाइप अटैक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा असरदार करेगा फेंग युआन का ये वाला अटैक। स्वॉर्ड्समैन स्वॉर्ड के साथ ह्यूमन पाथ का कॉम्बो भी था। फेंग युआन ने ह्यूमन पाथ ग्रैंड मास्टर तो अचीव कर लिया था, बनने के बाद क्रिएट किया था इस चीज़ को। 2 घंटे बाद देखते हैं व्हाइट क्रेन हेवन फॉर्म जाग गया, विंग्स फ्लैप करते हुए एकदम एलिगेंट मूव करते हुए आगे बढ़ रहा था। फेंग युआन कहता है, हेवन फॉर्म का फुल काउंटर वापस मिल गया है, इस बार प्रीवियस लाइफ से हाफ टाइम लगा था। नेक्स्ट टारगेट है बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन। और तब यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है, लांगिया की साइड से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि एक और रैंक 6 लक पाथ इमॉर्टल गू सक्सेसफुली रिफाइंड हुआ है। फेंग युआन रिग्रेट गू के बिना मास रैंक अप नहीं करना चाहता था, पर यहाँ पर साउथर्न बॉर्डर से मिले ह्यूज लक पाथ मटेरियल से वो एक्टिवली लक पाथ इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा था। इमॉर्टल को यूनिक होते हैं, एक बार रिफाइन दूसरा नहीं हो सकता, यानी एक बार रिफाइन हो गया तो दूसरा वाला रिफाइन नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही रहेगा। सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी स्ट्रांग हो चुका था, रैंक 6 इमॉर्टल को फीड करना उसके लिए बहुत ईजी था। फेंग युआन इमोरियल व्हाइट हेवन में एक जगह रुक गया। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। फेंग युआन कहता है, मेरी मेमोरी के हिसाब से बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन यहीं पर होगा। बाहर से कुछ मतलब कुछ भी विजिबल नहीं दिख रहा था, ये व्हाइट हेवन के अंदर घूम रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, ये ढूंढ रहा था बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन वही ग्रोटो हेवन था। हेवन फॉर्म ना ये बहुत सारे ग्रोटो हेवन को ढूंढता रहता है। हेवन फॉर्म ये जो मूव है थीविंग हेवन का, इस मूव की वजह से फेंग युआन व्हाइट हेवन के अंदर ना ढूंढ लेता है बहुत सारे ऐसे ग्रोटो हेवन या ब्लेस लैंड को। देखो ब्लेस लैंड और ग्रोटो हेवन
हमेशा हाइड रहते हैं। वो तुम्हारे साइड में भी होंगे ना, तुम्हें दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे साइड में है। लेकिन ये जो हेवन फॉर्म किलर मूव था रैंक 9 का थीविंग हेवन का, ये ढूँढ लेता है। और फेंग युआन ने पिछली बार बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन में एक चीज़ ढूँढी थी कि वहाँ पे ना मतलब एक ग्रोटो हेवन है, बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन। उसके अंदर जब वो गया था तो तुम्हें याद होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग ही पाथ परस्यू करते थे। वो ना बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते थे और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की चीज़ें चलती थी और फेंग युआन एक बहुत बड़ा बीस्ट बन गया था। और फिर सब कुछ एकदम समा गया था बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन को, वहाँ के लोगों को भी मार दिया था, सब कुछ कर दिया था। याद होगा तुम्हें, एक सीन आया था, अगर तुम भूले नहीं हो तो। ये वही जगह की बात कर रहा है कि मुझे वापस से बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन को एब्ज़ॉर्ब या एनेक्स करना पड़ेगा। बाहर से कुछ भी विजिबल नहीं था, एंट्रेंस हिडन स्पेस में था और नंगी आंखों से डिटेक्ट नहीं होता। पिछली लाइफ में उसने हेवन फॉर्म से लोकेट किया था, अब डायरेक्टली पता था उसको तो डायरेक्ट आ गया था। फेंग युआन कहता है, हेवन फॉर्म जाओ। स्नो वाइट वन लेग्ड क्रेन उड़ा नियर बाय एम्प्टी स्पेस के अराउंड एकदम सर्कल करने लग गया। इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फेंग युआन के माइंड में आ गई कि ग्रोटो हेवन का ये जो इंटरनल डिटेल्स है वो क्या है, क्योंकि हेवन फॉर्म पता कर लेता है कि ग्रोटो हेवन कहाँ है, उसके अंदर चल क्या रहा है और कैसे जाया जाए। और फिर फेंग युआन को वो अपना ये जो हेवन फॉर्म किलर मूव है, फेंग युआन को एक लाइट में बदल देता है और खुद भी लाइट में बदल जाता है और दोनों मिक्स होते हैं और फिर भाई ग्रोटो हेवन के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। ये होता है। फेंग युआन आगे सोच में कहता है, इस लाइफ में टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हेवनली कोर्ट ने अंदर सेटअप किया हो तो डायरेक्ट एंट्री रिस्की होगी। लोकेशन ओ सॉरी लॉन्ग इंस्पेक्शन के बाद कंफर्म हुआ कि आइसोलेटेड वर्ल्ड है, सेफ है। यानी इस बार हवेली कोर्ट, मतलब इस बार क्या, पिछली बार भी कुछ नहीं करा था लेकिन इस बार उसे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हो सकता है कि मैं पहले आ गया, क्या पता यहाँ पे हवेली कोर्ट की कोई ट्रैप हो, पेरिस ने पता कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। वही देखो रिस्क नहीं लेता वो, इसलिए चेक कर रहा था। फेंगयुआ ने प्रिपेयर्ड किलर मूव एक्टिवेट करा। एफर्ट की बिना मुंह से ग्रे सोल बॉल एकदम एकदम मुंह से निकाला और ग्रे सोल बॉल लाइटनिंग स्पीड से अंदर घुस गया। बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन में जो भी एंटर करता, मैरिड बीइंग्स एसिमिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन मूव से बीस्ट बन जाता। देखा, बीस्ट बन गया था पिछली बार भी फेंगयुआन, इस बार भी। पिछली लाइफ में फेंगयुआन खुद बुल हेडेड डीमन गॉड बन गया था। मास स्लक्टर करा था, सबको मार डाला था अंदर। सिर्फ हाफ इनहेरिटेंस मिला था, हेवरी स्पिरिट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, इमॉर्टल गो भी नहीं मिला था। बाद में ड्रैगन पैलेस फाइट के चक्कर में प्लान रुक गया था। फिर बाद में पूरा ग्रोटो हेवन उसने ले लिया था और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुका था ऑलमोस्ट। और सब इमॉर्टल्स यहाँ पे मर गए थे, गो इमॉर्टल भी मर गए थे और सारी चीज़ें मर गई थी। तो बस ग्रोटो हेवन ही ले पाया था, बाकी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला था। हाफ इनहेरिटेंस मिली थी बेसिकली। इस बार प्लान चेंज करा था फेंगयुआन ने, इस बार शायद पूरा लेने का अपनाया है कुछ। फेंगयुआन कहता है, इस बार फुल स्ट्रेंथ को प्रिसर्व वो तरीके एक तरीके से ना परसीव करूंगा। सब गो इमॉर्टल को कैप्चर करके सबऑर्डिनेट्स बना लूंगा अपना। और ग्रे सोल बोल्ट एकदम डिसेंड हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स उसके बीस्ट बनाने लग गए, यानी उसको पूरा एकदम बीस्ट में कन्वर्ट करने लग गए। पूरा आउटर लेयर पर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के दावमार्क्स एकदम आने लग गए, वो एकदम बर्न होने लग गए, एकदम जलने लग गए और धीरे धीरे मुश्किल से वो चेंज होने लग गए। हेवन फॉर्म से फेंगयुआन बाहर से मॉनिटर कर रहा था। टाइम लिमिटेड था, दावमार्क खत्म होते ही सोल बोल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक्सपोज और डायरेक्ट अटैक का रिस्क था, पर प्लान एकदम सही था, फिट बैठा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। सोल बोल सिटी में घुसा और आगे जाने लग गया। कुछ रिच यंगस्टर्स एक गरीब लड़के को पीट रहे थे। यंग मास्टर कहता है, और मारो और मारो। यंग मास्टर दूसरा कहता है, लिन लिन क्लैन मिस के पास जाने की हिम्मत करी, यही रिजल्ट होगा, तू यहीं पे पिटेगा। लड़का बहुत ज्यादा एकदम कूटा जा रहा था, बहुत गंदे तरीके से। और एकदम फाइनली वो भाई कूटते-कूटते एकदम बेहोश हो गया। यंगस्टर्स यहाँ पे मार-मार के उसे चले गए जब वो बेहोश हो गया। फेंगयुआन जो था, वो सोल टाइप में था। इस बार ना फेंगयुआन अलग तरीके से आया है। पिछली बार पता है वो कैसे आया था? पिछली बार अगर तुम कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मैं पिछली बार और इस बार का कंपेयर करके बता देता हूँ। पिछली बार फेंगयुआन ऐसे आया था कि वो हेवन फॉर्म और खुद को एकदम मिक्स कर लिया, लाइट में कन्वर्ट करा और दोनों मिक्स होके डायरेक्ट अंदर घुस गए थे। लेकिन शायद फेंगयुआन इस बार कोई डिफरेंट प्लान के साथ आया है, क्योंकि पिछली बार उसने सब बर्बाद कर दिया था, हाफ इनहेरिटेंस ही मिली थी। इस बार शायद वो ऐसे आया है कि उसकी बॉडी बाहर है, पूरे ग्रोटो हेवन के बाहर उसकी बॉडी है, लेकिन उसके मुँह से उसकी सोल निकली, उसके मुँह से उसकी सोल निकलने के बाद हेवन फॉर्म के साथ अंदर चली गई। अब सोल अंदर उसकी घूम रही है और किसी एक बॉडी को ढूँढेगी, फिर उसकी बॉडी के ऊपर कब्ज़ा कर लेगी सोल और फिर उसकी बॉडी फेंगयुआन कंट्रोल कर पाएगा और ऐसे करके शायद इनहेरिटेंस भी ले लेगा, सब कुछ लेगा। ऐसे ही शायद कुछ चलने वाला है, देखते हैं, क्योंकि ये बच्चे का सीन ऐसे ही तो दिखाया है। फेंगयुआन की जो सोल बोलती कहती है, परफेक्ट चांस है, लक स्ट्रांग है इस बच्चे का। सोल बोल उस लड़के के चेस्ट में घुस गया और उसकी वीक मॉर्टल सोल रेसिस्ट नहीं कर पाई और इंस्टेंट डिस्ट्रॉय हो गई उसकी वीक वाली सोल बच्चे की। ग्रे सोल बॉल यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, लड़के का शेप ले लिया, बॉडी और माइंड कंट्रोल ले लिया और नेटिव आइडेंटिटी बन गया फेंगयुआन वहाँ का। फेंगयुआन कहता है, आज से मैं जान बूडू हूँ। ये मूव था सोल पाथ का किलर मूव, सोल रिप्लेसमेंट।
हैं? ये तो पिछली बार भी हुआ था, सोल एक्सचेंज था। स्पेक्टर सोल की बॉडी वाला जो सीन था, यंग वुशी के साथ जो चेंज करी थी, सोल रिप्लेसमेंट कौन-सा मूव था? वो भी ऐसे टाइप का कुछ था, सोल चेंज हो गई थी, एक्सचेंज सोल था कुछ ऐसे टाइप का। इस मूव से पहले शैडो सेक्टर ने लांग या ब्लेस लैंड पे स्पाई प्लांट करा था 6th ईयर को। ग्रे सोल बोल फेंगयुआन की डेसोलेट सोल का हिस्सा था, इसलिए लैंड स्पिट और हेवेली स्पिट उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। ये सोल रिप्लेसमेंट का स्पेशल ट्रेड था। इस वजह से पहले शैडो सेट के स्पाइस लांग या वेस्टलैंड में पकड़े नहीं गए थे। फेंगयुआन ने इस मूव को अपग्रेड भी किया था ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को ऐड करके, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन सप्रेशन को रेसिस्ट कर सके। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, सोल रिप्लेसमेंट के बाद मेरी हर एक्शन हेवेली स्पिट देख सकती है। अब केयरफुल रहना होगा। गुड लड़के की सोल डिस्ट्रॉय करके उसकी मेमोरीज मिल गई हैं। क्लोन अब एक्टिंग स्टार्ट करता है। लड़का एकदम खड़ा होता है, आंखें खोली, फेस पर गुस्सा था और हेल्पलेसनेस थी। यहाँ पे जान बूडू कहता है, डैम इट। वो मुश्किल से ही खड़ा हुआ, पेन से एकदम तेज सांस ले रहा था और धीरे धीरे बाहर निकला। फेंगयुआन मेन बॉडी से ऑब्जर्व कर रहा था अपनी ये जो दूसरी बॉडी थी उसको। क्लोन स्टेबल था, हेवन फॉर्म बंद हुआ, वहां से निकल गया। वो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रुटा हेवन के पास आया। ये इंफॉर्मेशन पाथ ग्रुटा हेवन था। टफ टारगेट था। अंदर रैंक 8 इन्फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल गार्ड कर रहा था। प्रीवियस लाइफ में फेंगयुआन यहाँ फेल हुआ था, क्योंकि जब भी वो अंदर जाता वो बंदा आके फेंगयुआन को मार के भगा देता। फेंगयुआन इसके अंदर ही नहीं जा पा रहा था, ये दिक्कत थी। अब देखते क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन करी, कोई ट्रैप नहीं था, सेफ था, यानी अंदर जाया जा सकता है, लेकिन उस गार्ड से बचना पड़ेगा बस। फेंगयुआन ने हेवन फॉर्म एक्टिवेट करा। व्हाइट लाइट का एक पैसेज बनाया, अंदर से एक लाउड वॉइस आई। व्हाइट रॉब्ड ओल्ड मैन वापस से आया, जो गार्ड कर रहा था। कहता, कौन है जो मेरे लैंड में इन्वेड करने आया है? रैंक 8 व्हाइट रॉब्ड स्कॉलर अपीयर हुआ था। फेंगयुआन शांत था। सवेने रिमोटर प्राइमेसी का एक स्लिट खोला। डेसोलेट एशियंट इमोरल बीस्ट सारे रिलीज करे। जो पैसेज बनाया था, रास्ता बनाया था, उसके सहारे भेजा। और हेवन फॉर्म पैसेज किलर मूव कैरी नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ लिविंग बींग्स थे। तो व्हाइट रॉब्ड ओल्ड मैन कहता, रुको रुको। उसने इन्फॉर्मेशन पास से अटैक करा। रिटर्न कैरेक्टर्स की रेन एकदम बारिश की तरह गिरने लग गए। बीस्ट ग्रुप यहाँ पे मरने लग गए, जो फेंगयुआन भेज रहा था। और कुछ ही सांसों के अंदर पूरा जो रूट बनाया था फेंगयुआन ने इधर से अंदर भेजने के लिए, बीस्ट को भेजने के लिए, वो पूरा रूट ही कोलैप्स कर गया। एक इमोरल बीस्ट का सर अंदर था, बॉडी बाहर ही कट हो गई। ऐसे रोक दिया था भाई उसने। व्हाइट रॉब्ड ओल्ड मैन कहता है, जो भी हो प्राइस तो चुकाना पड़ेगा ना तुम्हें, अब यही होगा तुम्हारे साथ। फेंगयुआन दूसरी जगह ट्राई करा, सेम रिजल्ट हुआ। स्कॉलर हर बार टाइम पर आकर सबको डिस्ट्रॉय कर देता। मल्टीपल अटेम्प्ट्स करे, लेकिन इस बार भी फेल हो रहा था। व्हाइट रॉब्ड ओल्ड मैन कहता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे, अंदर ही नहीं आ पाओगे। फेंगयुआन एकदम कोल्ड तरीके से हंसा और फिर रिट्रीट कर गया। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रुप हेवन के अंदर एक कोर्टयार्ड में एक यंग स्कॉलर वेल में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। यंग स्कॉलर क्लोन कहता है, आज से मैं ली शाओ बाई हूँ। तुम समझे या नहीं समझे? मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। फेंगयुआन ने जो पैसेज बनाया था, यानी एक रास्ता बनाया था, जिसके सहारे फेंगयुआन बाहर से अंदर ग्रोटा हेवन के अंदर बीस्ट भेज रहा था, अटैक करवाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो ये बंदा डिस्ट्रैक्शन के अंदर फंस गया, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसे लगा कि अंदर कोई आने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे रोकूं। और फेंगयुआन एक जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से ऐसा कर रहा था। और ये बंदा हर जगह जा जाके फेंगयुआन को रोक रहा था, लेकिन असल में फेंगयुआन का इसको डिस्ट्रैक्शन करने का ही इरादा था। यानी इसको डिस्ट्रैक्ट करके रखो, इसको मतलब फंसा के रखो, यहीं अटका के रखो। और दूसरी तरफ फेंगयुआन ने अपनी सोल कोर का एक और हिस्सा अंदर फेंक दिया। वो सोल अंदर गई और किसी की बॉडी के ऊपर जाके कब्जा कर लिया। जैसे बीस्ट कैलामिटी ग्रोटा हेवन के अंदर फेंगयुआन ने एक बॉडी के ऊपर कब्जा करा, सेम यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। फेंगयुआन की डेसोलेट सोल है, तो वो मल्टीपल सोल को क्रिएट कर सकता है अपनी, और वो हर जगह जाके बॉडी पे कब्जा कर लेंगे। फेंगयुआन कुछ करे ना करे, आराम से उसकी सोल सारा कांड करती रहेंगी वहां पे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इमोरियल व्हाइट हेवन में फेंगयुआन एक स्पॉटिनस स्पीशियस क्लाउड पर राइड कर रहा था। ये स्पीशियस क्लाउड पहले ही वाला है, और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका है। हेवन फॉर्म व्हाइट क्रेन उसके अराउंड एकदम सर्कल कर रही थी। स्पीशियस क्लाउड मूवमेंट कलर मूव था। हाई फैन ग्रोट हेवन से मिला था, मॉडिफाई करके यूज कर रहा था। ये उसकी विल से नहीं, लक पाथ रूल से मूव करता था। जहाँ बेस्ट लक होगा वहीं पे ये स्पीशियस क्लाउड जाएगा, यानी जहाँ जहाँ लक होगा वहाँ वहाँ पे ये क्लाउड मूव करेगा। हेवन फॉर्म प्लस स्पीशियस क्लाउड एक कॉम्बो था। और पहले लाइफ में, मतलब पिछली लाइफ में, इसी से बीस्ट कैलामिटी और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन मिले थे। और इस बार भी पता नहीं, फेंगयुआन ने तो इस बार अलग ही सीन रचाया है यहाँ पे। तो अभी कुछ टाइम पहले फेंगयुआन ने दोनों ग्रोटो हेवन में सोल रिप्लेसमेंट क्लोन प्लांट कर दिए थे, यानी अपनी अपनी सोल को यहाँ पे प्लांट कर दिया था दोनों ग्रोटो हेवन के अंदर। अब वो उनको ग्रो होने का वेट कर रहा था। खुद कल्टिवेशन और स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही थी वो उसकी सोल। क्यूआई पाथ किलर मूव से अब उसे रैंक 8 गो इमॉर्टल के अगेंस्ट फाइट लेवल तक आ गए थे। ओके, क्यूआई पाथ किलर मूव से अब वो उसकी जो रैंक, पता नहीं, जो सोल था जो भी था, वो रैंक 8
गू इमॉर्टल के अगेंस्ट फाइट लेवल तक आ गए थे, पर अनलिमिटेड क्यूआईसी अभी भी अनफेमिलियर था। साथ ही वो हेवन फॉर्मलेस स्पीशियस क्लाउड से नए ग्रुप हेवन सर्च कर रहा था कि आसपास और भी कोई ग्रुप हेवन है क्या, पर अभी तक कुछ नहीं मिला था। फेंगुआन आगे सोच में कहता है, हेवन फॉर्म का रेंज बड़ा है, पर इमोरल वाइट हेवन उससे भी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। आगे फेंगुआन ने सोचते हुए कहा, पर रूट तो लक ही रहा है ना, बहुत रैंक एट इमॉर्टल मटेरियल यहाँ पे मेरे को मिले हैं, भले ग्रुप हेवन नहीं मिले लेकिन मटेरियल्स तो मिल गए थे ना। तभी उसे एक सिग्नल मिला, टाइम पाथ क्लोन डिडक्शन रिजल्ट मिला। फेंगयुआन कहता है, क्या एक और इमॉर्टल गू हाउस डिडक्शन कंप्लीट हुआ? ग्रेट। वो तुरंत ही इमॉर्टल प्रेमिसेस से असेंबली स्टार्ट करता है। इमोरल वाइट हेवन डेंजरस था, पर अस्पिशियस क्लाउड प्लस हेवन फॉर्म से फेंगयुआन सब डेंजर्स पहले ही अवॉइड कर ले रहा था। कोर गू था रैंक 6 मेटल पाथ का, आयरन वॉल गू, और फिस्ट साइज का था, स्क्वायर एकदम हैवी टाइप का था, डिफेंस टाइप लांगिया स्टॉक से लिया था। आयरन वॉल गू सेंटर में और अराउंड करीबन 3000 से ज़्यादा रैंक 5 मॉडल गू थे, मोस्टली मेटल प्लस फायर पाथ वाले थे, और वेव और पैटर्न में एकदम रोटेट कर रहे थे। ब्लैक लाइट स्प्रेड हुआ, सब गूवर्म्स को कवर कर गया। ब्लैक लाइट बॉल बना और स्काई में फ्लोट हुआ, स्पीड से एकदम आगे बढ़ा। बॉल परफेक्टली एकदम आपस में एकदम घूमने लग गया, गोल गोल घूमने लग गया। फेंगयुआ ने 3 फायर पाथ इमॉर्टल को एक्टिवेट करे और फ्लेम क्रिएट करी। स्कारलेट फायर गोल्डन ब्लैक बॉल को बर्न करने लग गया और फ्रेग्रेंस हर तरफ फैल गई। इमॉर्टल्स इनहेल करे तो डिजायर ट्रिगर होता था, यानी जिसका जो भी डिजायर होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। और कुछ घंटे बाद ब्लैक सूट बन हुआ, गोल्डन लाइट बॉल बन गया। फिर वाटर पाथ प्लस विजडम पाथ इमॉर्टल गो से क्लियर स्प्रिंग बनाया। गोल्डन बोर पर ये क्लियर स्प्रिंग डाला तो एकदम से स्टीम निकलने लग, सॉरी स्टीम नहीं, कुछ अजीब अजीब से झंझनाहट हुई और कोई भी स्टीम नहीं निकली या कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि यहाँ पे जो वाटर था वो फ्यूज हो गया इसके अंदर। रोटेशन अब धीरे धीरे होने लग गई, अंदर के गुवम गोल्डन मीटियोर जैसे स्पिन करने लग गए, कॉम्प्लेक्स पैटर्न में स्पिन कर रहे थे, कोई एक तरीके से आपस में टकरा नहीं रहा था। अब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा और काम था, यानी सेकंड सपोर्ट इमॉर्टल गो की जरूरत थी। फूड पाथ इमॉर्टल गो कुक बेसिन साइज का था, वाटर बग जैसा दिखता था, डार्क रेड था, स्ट्रॉन्ग फ्रंट पियर्सिंग, मतलब एक कुछ होते हैं ना कांटे टाइप के, उसकी बॉडी के ऊपर फ्रंट साइड पे आगे आगे ना कांटे लगे थे, हेड से लेके आगे पीठ तक कांटे कांटे लगे हुए थे, बॉडी इसकी वार्म थी। ये गो साउथर्न बॉर्डर से एक्सटॉर्शन के बाद एक्सचेंज में मिला था। फेंगयुआ ने कैप्टिव्स की बॉडी सोल रिटर्न करके इमॉर्टल गो ट्रेड किए थे। 1 घंटे के कंट्रोल के बाद इमॉर्टल गो गोल्डन बॉल में इंसर्ट किया गया। फेंगयुआन यहाँ पे कुछ बना रहा है, शायद इमॉर्टल गू हाउस बना रहा है, तभी ये सब डाल रहा था यहाँ पे। गोल्डन बॉल डबल साइज का हो गया। फेंगयुआन एकदम भाई पसीने में भीग चुका था इतना सब कुछ मिलाने जुलाने के बाद। फेंगयुआन कहता है, फर्स्ट स्टेप का हार्डेस्ट पार्ट फाइनली क्लियर हुआ है। इमॉर्टल गू हाउस असेंबल करना सिंपल किलर मूव से बहुत ज्यादा टफ था। देखा, इमॉर्टल गू हाउस ही बना रहा है ये बंदा। फेल हुआ तो बैकलेस भी लगेगा, गूवम भी डैमेज हो जाएंगे, क्या पता डिस्ट्रॉय भी हो जाए, इसलिए फेंगयुआन फुल केयरफुल तरीके से सब काम कर रहा था। वो स्टेप बाय स्टेप लक पाथ इमॉर्टल गू ऐड करता गया, डॉग शिट लक, क्यूआई लक, लक इंस्पेक्शन, कनेक्ट लक, टाइम लक और बाकी सब। उसका लक पाथ अटेंडमेंट मास्टर था, फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था, और इनिशिएट मतलब एक तरीके से इनिशिएटिव स्ट्रांग था, जहां भी बैड फीलिंग आती हो तुरंत ही एडजस्ट करता। ये जो मेथड था, टाइम पाथ क्लोन ने लाइट ऑफ विजडम से डिड्यूस किया था। इमॉर्टल गो हाउस बनाने का ये जो मेथड था, विजडम को से डिड्यूस करा गया था लाइट ऑफ विजडम से, इसलिए स्टेबल था। सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी के टाइम में आधा महीना लगा और फाइनली सक्सेसफुल हो गया। गोल्डन लाइट बॉल एक्सप्लोड हुआ, नया इमॉर्टल गो हाउस बन चुका था। ये मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप जैसा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे छोटा था। ये बॉल साइज का था, गोल्डन ग्लो के साथ वाइट एक तरीके से एक सैक्रेड लाइट में चमक रहा था। शेप इसका एक पॉट जैसा था, एक वो होता नहीं है वो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार, बाउल, जिसके अंदर रामेन वामेन भी खाते हो, बाउल होता है ना, वैसे टाइप का था एक पॉट। अंदर स्पेस बड़ा था पर एम्प्टी था। बेस पर 8 ड्रैगन्स थे, 6 डिटेल्ड थे, 2 रफ थे। लेग्स लेग्स यहाँ पे सपोर्ट के लिए थे। ड्रैगन हेड आगे हिस्से पर लटके हुए थे। आइज बंद थी, स्लीप मोड में थे। रैंक 6 इमॉर्टल गो हाउस कुकिंग लक पॉट तैयार था। फूड पाथ इमॉर्टल गो कुक रैंक 7 था, पर कोर लक पाथ गो रैंक 6 था, इसलिए हाउस भी रैंक 6 था। यानी कोर अगर रैंक 7 का होता तो हाउस भी रैंक 7 होता, लेकिन हाउस यहाँ पे रैंक 6 इसीलिए है क्योंकि उसका जो कोर इमॉर्टल गो है वो रैंक 6 का है, और बाकी जो चीज़ें हैं भले इसके अंदर रैंक 7 की डली हैं। ये लक पाथ इमॉर्टल गो हाउस था। बैटल
ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं था, फंक्शन टाइप था, स्टार कंस्टेलेशन चेसबोर्ड जैसा यूटिलिटी रोल प्ले करता था। फेंगयुआन ने इमॉर्टल एसेंस डाला, कुकिंग लक पॉट गोल्डन लाइट बनकर उसके हेड के ऊपर इनविजिबल हो गया। चेक करने के लिए उसने इसको एक्टिवेट करा और फेंगयुआन ने यूज करा लक इंस्पेक्शन। वो यहाँ पे विजन चेंज हुआ, उसकी लक स्टीम पॉट में फ्लो कर रही थी। फेंगयुआन कहता है रैंक 6 लक इंस्पेक्शन, मेरी फुल रैंक 8 लक नहीं देख सकता, पॉट के अंदर वाली लक विजिबल है, फुल पिक्चर नहीं दिख रही, फिर भी पार्शियल व्यू तो दिख ही रहता, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहता। एक क्लियर रिवर टाइप लक दिखी, मिनी रिवर ऑफ टाइम जैसा था। ये टाइम पाथ क्लोन की लक थी, स्टेबल थी, पर ब्लैक क्यूआई यहाँ पे ग्रो हो रही थी। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का जो ब्लैक लक था, यानी ब्लैक टाइप का जो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा लक देता है, लक नहीं होता असल में, उसे बैड लक कहते हैं। तो ये बैड लक जो था ब्लैक कलर का, वो फेंगयुआन के लक के साथ मिक्स हो रहा था, यानी ये जो बैड लक था, ये असल दिक्कत थी यहाँ पे। पिंक फॉग लक था, ड्रीम पाथ क्लोन का, वीक था, शिफ्टिंग, रैंक 6 बनने पर स्ट्रांग होगी, ये इसकी दिखा रही थी। यहाँ पे एक और था, ड्रैगन मैन क्लोन का भी लक था, जो टाइनी पर्पल ड्रैगन लक की तरह था, छोटा सा लक था इसका भी। बीस्ट कैलामिटी क्लोन का भी था, ग्रे डर्टी स्पैरो लक था। बीस्ट कैलामिटी का भी जो लक है वो छोटा वाला है, तो ये वो वाला लक है यार, जो फेंगयुआन ने अपना एक बंदा नहीं छोड़ दिया है, बीस्ट कैलामिटी ग्रो टू हेवन के अंदर एक बंदे की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, तो वो वाला था। एक और लक था, प्रोफाउंड लिटरेचर क्लोन का भी लक था, जो उस ग्रो टू हेवन के अंदर फेंगयुआन ने एक और प्लांट कर रखा है, अपना दूसरा स्प्लिट सोल डाल दिया है, जो एक तरीके से विदरिंग फ्लावर बैड लक था, अजीब था सब। यहाँ पे सबसे बढ़िया तो फेंगयुआन की ओरिजिनल लक है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का असर दिख रहा है, अदरवाइज बाकी सबसे बढ़िया लक इसकी ही है, और बाकी सबकी तो छोटी-मोटी लक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आगे देखते हैं, फेंगयुआन कहता है दोनों न्यू क्लोन की लक तो बहुत वीक है, सोल रिप्लेसमेंट से लक कॉस्ट यहाँ पे ले गई, यानी लक कमज़ोर हो गया है। फेंगयुआन ने आगे कहा स्मॉल वर्ल्ड सेपरेशन भी ऑब्स्ट्रिकल हो, एक तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। उसने कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट करा, पॉट हीट करने लग गई, लक यहाँ पे बॉयल होने लग गई, 2 ड्रैगन हेड जाग गए, पॉट की लक शक की और फिर ग्रे स्पैरो और फ्लावर बेड लक पर स्प्लिट कर दी। इंस्टेंट चेंज हो गया, ग्रे स्पैरो से शार्प बेक्ड ईगल बन गया, विंग्स स्प्रेड हो चुके थे, और विदरिंग बर्ड से फुल ब्लूम हो गया, ब्राइट फ्लावर बन गया था। यानी फेंगयुआन ने पता है कि ऐसा ही इमॉर्टल हाउस बना दिया है, जो कि ऐसा मान लो तुम्हारी अगर 100 लक है, तो तुम्हारी 100 लक में से वो मान के चलो 50 लक खींच लेगा और उठा के किसी और के अंदर लक तुम्हारी डाल देगा। ऐसे टाइप की चीज़ बना दी थी फेंगयुआन ने। और जस्ट अभी इसने क्या करा है, उसकी 2 और जो स्प्लिट सोल है, जो अभी इसने कैलामिटी ग्रो टू हेवन के अंदर छोड़ दिया है और लिटरेचर ग्रो टू हेवन के अंदर जो छोड़ दिया है, इन दोनों की लक जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कमज़ोर थी, इन दोनों के ऊपर वो लक डाल दी, जिसकी इनकी जो लक थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई। देखते हैं, इनकी लक स्ट्रांग होगी तभी तो ग्रो कर पाएँगे, और जब ये ग्रो करेंगे तभी तो फेंगयुआन कैलामिटी ग्रो टू हेवन और लिटरेचर ग्रो टू हेवन को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा, एनेक्स कर पाएगा। अब आगे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। आगे सीन में बताया जाता है लक के बारे में। जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस में लक के फॉर्म और कलर का फुल सिस्टम था। मेन जो कलर थे यहाँ पे थे ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, रेड, गोल्ड, अज़ूरे, पर्पल, और प्लस यहाँ पे मिक्स्ड रेयर कलर भी हुआ करते थे। लक का शेप और कलर पर्सन की करंट स्टेट और फ्यूचर चेंज शो करता है। फेंगयुआन और उसके क्लोन की सब लक अलग थी। उसके पास सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस कंप्लीट और ऑल लिविंग बीइंग्स लक इनहेरिटेंस का पार्ट था, इसलिए वो देखकर ही काफी इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर लेता था। कुकिंग लक पॉट पॉट में टाइम लक, लक इंस्पेक्शन, डॉग शिट लक, क्यूआई लक, कनेक्ट लक जैसे इमॉर्टल को लगे थे। ये बेसिक फाउंडेशन थे रियल कोर एबिलिटी कुकिंग लक के। अगर किसी की लक ब्लैक कफिन शेप हो, मतलब फैटल डेंजर है उसके लिए, तो कुकिंग लक पॉट उस लक को कुक करके न्यू लक में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे फॉर्च्यून लक या पीच ब्लॉसम लक में। ये सेल्फ लक सिस्टम का पीक क्रिएशन था। फेंगयुआन कहता है मैं रैंक 8 हूँ, पॉट रैंक 6 है, मेरी मेन बॉडी पर लक इफेक्ट वीक होगा, पर क्लोन तो अभी भी उनकी रैंक छोटी है ना, वो तो अभी रैंक 6 पर ही पहुंचे हैं, तो उनकी लक को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, अपनी लक उनके अंदर भी डाल सकता हूँ, और साथ में उनकी जो बैड लक है उनको कुक करके मतलब अच्छी वाली लक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इफेक्ट इनके ऊपर स्ट्रांग पड़ेगा। टेस्ट के बाद वो फिर क्यूआई पाथ किलर मूव प्रैक्टिस करने लग गया। उसको कुकिंग लक पॉट रैंक अप करना था, पर रिग्रेट गू पैराडाइज ड्रैगन वेल ग्रुटा हेवन में था। रैंक 7 एडवांस के लिए की एलिमेंट मिसिंग था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखा जाता है कैलामिटी ग्रोटो हेवन के अंदर, बीस्ट कैलामिटी ग्रोटो हेवन। यहाँ पे जो फेंगयुआन का क्लोन था, क्लोन जान बूडू सिटी में चल रहा था और क्राउडेड गू मास्टर मार्केट था। जान बूडू सोच में कहता है ये सबसे बड़ा मार्केट है, पहले इन्वायरमेंट समझता हूँ। जान बूडू सोच में आगे कहता है अभी मैं रैंक 1 हूँ, एक तरीके से ब्रोक हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास से, एकदम
होता है ना कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब से भी गरीब सबसे नीचे हूँ मैं तो। पहला गोल तो वही होगा जो होता ही है, पैसे कमाना भाई, पैसा कमाना। ऑब्जर्वेशन के बाद उसको प्रॉब्लम समझ आ गई। जान बूडू सोच में कहता है यहाँ गू मास्टर को कॉम्बैक्ट बीस्ट इनवॉय बोला जाता है। यहाँ सोलो गू फाइटिंग नहीं होती, सब बीस्ट या प्लांट फ्यूजन कॉम्बैक्ट यूज करते हैं। मार्केट में गू वर्म्स कम है, बीस्ट और प्लांट ज्यादा मिलते हैं। रीजन क्लियर था, मैरिड यहाँ पे ना मैरिड बींग्स एसिमिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट स्ट्रांग था, बीस्ट प्लांट फ्यूजन इजी था, आउटसाइड वर्ल्ड से 10 गुना चीप भी था, इसलिए ट्रेडिशनल गू कल्टीवेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सटेंट हो चुका था। यहाँ पे गू का यूज नहीं होता, बीस्ट और प्लांट का यूज करते हैं। ये बीस्ट कैलामिटी इमॉर्टल का एक तरीके से इंटेंशनल सिस्टम था पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए। जान बूडू को भी कॉम्बैक्ट बीस्ट इनवॉय बनना पड़ेगा, फ्यूजन रिक्वायर्ड था यहाँ पे, वो भी फ्यूजन यूज करेगा या तो बीस्ट का या तो प्लांट का। प्रोसेस देखो सिंपल था, बीस्ट लो या प्लांट लो, फ्यूज करो, कॉम्बैक्ट बीस्ट गिल्ड ज्वाइन कर लो, लोवेस्ट रैंक कॉम्बैक्ट बीस्ट डिसिपल बन जाओ, डिसाइपल कुछ भी कह लो। और फिर अपर में क्या होता है, कॉम्बैक्ट बीस्ट इनवॉय बनो, फिर कॉम्बैक्ट बीस्ट वॉरियर बन जाओ, फिर ये ना करीबन होता है गो इमॉर्टल या सिटी लॉर्ड लेवल के। और फिर सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं कॉम्बैक्ट बीस्ट किंग, ये सबसे ऊपर होते हैं, इनको सिटी लॉर्ड मान लो या गो इमॉर्टल मान लो, ऐसे टाइप का। पर प्रॉब्लम थी, जान बूडो के पास गुवम नहीं थे, बीस्ट और कॉम्बैक्ट बीस्ट भी नहीं थे, प्लांट भी नहीं थे, सब कॉस्टली थे। इन्फो गैदर करके प्लान बनाया। जान बूडो सोच में कहता है एक मंथ में गुवम खरीदने लायक पैसे, नेक्स्ट मंथ में लोवेस्ट ग्रेड कॉम्बैक्ट बीस्ट और एक तरीके से इंसिजर रैट लूंगा, चीप पर अंडररेटेड है, हाई वैल्यू भी है। फिर गिल्ड को एंड में जाके ज्वाइन करूंगा, फिर मिशंस करूंगा, उसके बाद फास्ट ग्रोथ होगी मेरी। तभी एकदम चिल्लाने की आवाज आती है, एक वॉइस आती है चिल्लाने की बहुत तेज, कहती है वो वॉइस केयरफुल रहो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर कुछ है। जान बूढ़े ने ऊपर देखा, एक ब्लैक फिगर स्काई में फास्ट गिर रहा था, स्काई में और ऊपर एक बुढ़ा आदमी एक ह्यूज बर्ड कंट्रोल कर रहा था, वो भी नीचे उतर रहा था ब्लैक चीज को पकड़ने के लिए, पर लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैक चीज थी। तो लोग कहते हैं ये क्या है, भागो जल्दी, कोई ब्लैक चीज यहाँ पे आ रही है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। जान बूढ़े भी तेज चला, एक शॉप की छत के नीचे छिप गया। बूम आवाज आई, ब्लैक ऑब्जेक्ट सीधा शॉप की सीढ़ियों पर गिरा, सब टूट गया, टुकड़े एकदम इधर से उधर उड़ गए। लोग चिल्ला रहे थे। जान बूढ़ू सबसे पास था उस ब्लैक ऑब्जेक्ट के, पर वो सेफ था अपना। जान बूढ़ू कहता है ये क्या अंडा वंडा है बे। वो देखता है और तो यहाँ पे क्लियर है, ये जो अंडा है किसी डेसोलेट बीस्ट का अंडा लग रहा है। खतरनाक सीन हो गया भाई यहाँ पे तो इसके साथ। अब शायद फेंग युआन या जान बूडू ये ले लेगा, लेकिन जो भी है, आसमान में एक बंदा था इस एग को ढूंढने आया था, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाया इस एग को, और ये जो एग है फेंग युआन के पास आके गिरा। अब सोच रहे हो कि कैसे गिरा। फेंग युआन ने अभी वो जो पॉट था, उस पॉट इमॉर्टल गुहा हाउस के सहारे इस बंदे की लक नहीं बढ़ा दी, जान बूडू की, उसके स्पिरिट सोल की लक बढ़ा दी फेंग युआन ने, जिसके कारण शायद ऐसा हुआ कि इसके पास खुद ही लक की वजह से एक उड़ता हुआ एग आ गया। सही है भाई, मेरी भी लक बढ़ जाए तो मजा आ जाए, कम से कम एक फ़ोन आ जाए। आगे देखते हैं। उसका जो शेल था वो टूट गया। एक क्यूट छोटा-सा ईगल बाहर निकला। वो जान बूडू पर चढ़ गया और गाल पर एकदम पैक-पैक करने लग गया। मम्मी मान रहा होगा इसको। ओल्ड मैन बर्ड से उतर के आया और शॉक्ड था। जान बूडू कहता है नमस्ते ओल्ड सर, मेरा नाम जान बूडू है। छोटा ईगल फिर से जान बूडू के पास आया, विंग्स उसके ऊपर एकदम टैप-टैप करने लग गया। ओल्ड मैन कहता है मेरा पत्थर 30 साल से सॉरी पेन पत्थर कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा पार्टनर पार्टनर सॉरी पार्टनर, ओके, पत्थर गलती बोल दिया मैंने। मेरा पार्टनर 30 साल से प्रेग्नेंट था, आज अंडा दिया उसने और वो अंडा नीचे ही गिर गया, यहाँ गिरा और यहीं पे हैच भी हो गया। तुम पहले इंसान हो जिसने, उस बच्चे ने मतलब अंडे से निकलता ही तुम्हें देख लिया और तुम्हें अपना मान लिया, तुम्हें वो अपना मान रहा है। जान बूडू कहता है सॉरी सर, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो इधर ही छुप गया था बचने के चक्कर में, मुझे लगा कोई जानलेवा चीज आ रही है इसलिए मैं छुप गया यहाँ पे। तो ओल्ड मैन कहता है अरे अरे नर्वस मत हो, मैं ब्लेम थोड़ी ना कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, अगर मेरा पोता जिंदा होता तो तुम्हारी एज का होता वो भी। मेरे साथ कल्टीवेट करोगे क्या? ईगल ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, फ्यूचर में कॉम्बैक्ट बीस्ट वॉरियर बन सकते हो, बताओ करोगे क्या? जान बूडू कहता है मेरा ड्रीम ही कॉम्बैक्ट बीस्ट वॉरियर बनना है। क्या मैं सच में कर सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ ट्रेन कर सकता हूँ? ओल्ड मैन कहता है मेहनत पर डिपेंड करेगा, चलो चलते हैं फिर। जान बूडू कहता है जी ओल्ड सर चलिए। दोनों भाई ईगल पर बैठकर उड़ गए, सबके सामने उड़ गए। लोग करने मतलब लोग यहाँ पे कहने लगे चिल्ला-चिल्ला कर, ओ हेवेंस भाई ये क्या लक है भाई, क्या लक है, वो बुड्ढा माउंटेन क्लिफ सिटी का सिटी लॉर्ड था भाई।
लड़के का नाम जान बूडू है। किस्मत तो पलट गई भाई उस बंदे की। कोई चिल्ला रहा इमॉर्टल बीस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया भाई मार्केट हिल गया पूरा, एकदम चिल्लाने लग गए थे लोग। भाई एकदम पछताने लगे थे क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए थे ना, बस यही बच्चा था अपना जान बूडू वहीं पे रह गया था। बाकी सब भाग गए थे तो जान बूडू को मिल गया। वो पछता रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे भागे क्यों। सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब देखो जान बूडू का लक बदला है तो लिटरेचर ग्रो टू हेवन के अंदर भी तो एक बंदा था, उसके अंदर भी तो एक स्प्लिट सोल है, उसका भी लक बदलेगा। देखते हैं उसका सीन। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रो टू हेवन के अंदर पोएट्री कंपटीशन चल रही थी। ग्रेट स्कॉलर शन इस सिटी, वो कहता है इस सिटी में एक तरीके से लिटरेरी टैलेंट भरा पड़ा है भाई। ब्रदर जियांग तुम्हारी टीचिंग तो स्ट्रांग लगती है। तो टीचर जियांग कहता है आप तारीफ कर रहे हो, स्टूडेंट्स अभी बहुत यंग है, यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन बहुत यंग भी हैं। तो ग्रेट स्कॉलर शन कहता है बैटल ताई मान लेते हैं यार, बैटल ताई मान लेते हैं, आप पासिंग फ्लावर गेम टॉप 3 स्टूडेंट पोयम सुनाएंगे। तो टीचर जियांग कहता है ठीक है। स्टूडेंट भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि दो टीचर आपस में बात कर रहे थे, स्टूडेंट ने भी उनकी बात सुनी तो उन्होंने बोला ना कि यहाँ पे पोएम सुनाई जाएगी तो सब एक्साइटेड थे। स्टूडेंट कहता है मुझे दो, मैं करूँगा। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है मुझे पास करो मैं करूँगा। अब जैसे ही यहाँ पे ना एक ड्रम बज रहा तो ड्रम ना रुक गया। तो ग्रेट स्कॉलरशिप कहता है रेड फ्लावर किसके पास है, जिसके पास भी वो मतलब फ्लावर होगा ना वो आएगा स्टेज पर और अपना पोयम सुनाएगा। ये वो वाला गेम नहीं होता था, तुमने खेला होगा, वैसे गरीब लोग खेलते हैं मेरे जैसे। तकिया होती है अपने हाथ में और सारे लोग गोला बना के बैठे रहते हैं और गाना चलता रहता है, तकिया पास करते रहते हैं और जैसे ही गाना रुकता है जिसके हाथ में तकिया होती है फिर वो उससे कुछ करना पड़ता है। तो सेम वही वाला गेम था कि जिसके पास वो रेड फ्लावर होगा पास करते रहेंगे लोग, और जिसके हाथ में फ्लावर होगा वही बंदा स्टेज पर आके पोयम सुनाएगा। सबकी नज़र के बीच यहाँ पे ली शाओ बाई स्टेज पर चढ़ गया और नाक रब करते हुए चढ़ गया था। ये बंदा था, इसके पास फ्लावर था, ये चढ़ने आया था, अब यहाँ पे पोयम सुनाएगा चढ़ के। ली शाओबाई यहाँ पे कहता है स्टूडेंट ली शाओबाई दोनों टीचर्स को मतलब प्रणाम करता है, वो रिस्पेक्ट देता है, वो ग्रीट करता है। ये सारे वर्ड थे, हिंदी में प्रणाम कहा जाता है, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। आगे देखते हैं। तो ली शाओबाई स्टेज पर चढ़ गया और आराम से सही तरीके से सही लहजे में आगे चढ़ा। ग्रेट स्कॉलर शन मुस्कुराया और सर हिलाया कि ठीक है चलो बच्चा आ गया है गाएगा। टीचर जियांग भी कहता है ठीक है शाओबाई, कोई पोयम रेडी करके आए हो ना, कोई रेडी तो होगी ही। जो टीचर यहाँ पे जियांग थोड़ा सा वरिड भी था क्योंकि ली शाओबाई नॉर्मली एवरेज बंदा था, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यार थोड़ा बुरा लगेगा। और आज ग्रेट स्कॉलर शेन भी सामने है, अच्छे लोग आए हुए हैं, मतलब गेस्ट भी आए हुए हैं, इनके सामने अच्छा परफॉर्म करे तो टीचर की इज्जत बढ़े कि अरे बच्चे ने परफॉर्म करा, इनके टीचर हैं ये लोग। तो ली शाओबाई आता है और कहता है टीचर मैंने पोयम तो प्रिपेयर की है, करूँ क्या मैं। तो टीचर जियांग रिलैक्स हो गया कि चलो कुछ तो प्रिपेयर करके आया है ये बच्चा। ये प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रुप हेवन में लिटरेचर कल्चर बहुत स्ट्रांग था। अच्छी पोयम लिखने पर हेवन अर्थ से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था, स्टेटस रेपुटेशन फ्यूचर सब इम्पैक्ट होता था इस पोयम से। इसलिए स्कॉलर्स अपनी बेस्ट लाइन सीक्रेट रखते थे, कंपटीशन के लिए रखते थे ताकि कंपटीशन में जाके बोलेंगे सबके सामने। ली शाओबाई अंदर से सोचता है और कहता है मेरे पास अर्थ की काउंटलेस फेमस पोयम्स हैं, क्योंकि ये फेंगयुआन है भाई। तो ली शाओबाई कहता है पर यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ इन्फॉर्मेशन पाथ सिस्टम स्ट्रांग है, सब लिटरली क्यूआई और टैलेंट क्यूआई चेक करते हैं, मेरे पास वो क्यूआई नहीं है। अगर वर्ल्ड क्लास पोयम बोल दिया तो लोग शक करेंगे कि ये कहाँ से आ गए इसके पास, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, उल्टा मेरे पास नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी मेमोरी से एक सूटेबल पोयम चूज़ करी जो कम से कम उसके लेवल की मैच करेगी और अच्छे से उसको रिसाइड करा। टीचर जियांग ने सांस छोड़ी, पोयम ठीक ठाक लेवल की थी, कंपटीशन स्टैंडर्ड पास कर गया। स्टूडेंट्स कहते हैं कुछ खास नहीं है लेकिन एटलीस्ट कुछ बुरा भी तो नहीं है। दूसरे कहते हैं कि उसके नॉर्मल लेवल से तो बेटर ही है, एटलीस्ट उस एवरेज से तो बढ़िया ही उसने कुछ कहा है। तो कहते हैं कि अब नेक्स्ट विनर ज़्यादा लकी होंगे, उनका देखते हैं। क्लास में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन्होंने पहले से पावरफुल पोएम्स प्रिपेयर करके रखी थी। ड्रम फिर से बजने लग गए, जो रेड फ्लावर था दोबारा एक दूसरे के हाथों में पास होने लग गया, सब एक्साइटेड है। ड्रम यहाँ पे रुक गया, स्टूडेंट शॉक हो गए। फिर से ली शाओबाई की बारी आ गई, तो ली शाओबाई फिर से सरप्राइज हो गया है, लक दोबारा से मेरा चल गया। ग्रेट स्कॉलर शेन कहता है रूल्स तो रूल्स होते हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास दोबारा आया है, फिर से आओ भाई स्टेज पर दोबारा से आओ। टीचर जियांग फिर से टेंस हो गया, कहता है अबे यार पिछली बार तो जैसे तैसे उस बंदे ने संभाल लिया था एक पोयम गा के, इस बार क्या करेगा यार, इस बार कैसे गाएगा, कहीं फेल ना कर जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ली शाओबाई ने सेकंड पोयम डिसाइड करी, लेवल फर्स्ट जैसा ही था, ठीक ठाक थी। तो टीचर जियांग रिलैक्स हो गया कि चलो इस बार भी ठीक थी। टीचर जियांग सोच में कहता है टैलेंट एवरेज है पर मेहनती बच्चा है, बना के रखी है इसने पोयम। तो टीचर जियांग सोच में कहता है दो पोयम स्टोर करके रखी थी, अच्छी बात है, एटलीस्ट बुरे वक्त के लिए स्टोर करके रखी, मेरी भी इज्जत बचा ली, खुद की भी इज्जत बचा ली। अब
लास्ट चांस बचा था क्योंकि 3 ही मौके मिलने थे और तीनों मौके में 2 बार तो इसने गा दिया था। स्टूडेंट्स कहते हैं 2 चांस यार उसी बंदे को मिल गए, हमारा ही बैड लक चल रहा है भाई। दूसरा कहता है मुझे मिलता तो स्कॉलर्स इंप्रेस हो जाते, मेरे पास तो अच्छी-अच्छी पोएम थी, इससे भी बढ़िया सुनाता। तीसरा कहता अगर मुझे नहीं मिलता तो यार कम से कम किसी को ना मिले यार, उसे क्यों बार-बार मिले जा रहा है। सब एकदम रेस्टलेस हो गए थे। ड्रम दोबारा से बजना लग गया, रेड फ्लावर वापस से घूमने लग गए, एक-दूसरे के हाथों में जाने लग गए। एकदम से सबकी आँखों में ना एकदम भाई खून सा उबल आया। सब लोगों को गुस्सा आने लग गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सब लोगों को। स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे पास करो यार, इधर-इधर ड्रम रुकने वाला है, मुझे पास करो। एकदम हल्ला-मुल्ला मच गया था। बैंग बैंग आवाज़ आने लग गई। अचानक से ही रुक गया ड्रम दोबारा। ग्रेट स्कॉलर शेन कहता है इस बार कौन बच्चा आया, देखते हैं जरा। इस बार तो बड़ा हल्ला गुल्ला बच गया था। ग्रेट स्कॉलर शेन ने आंखें खोली, फिर से फ्रीज हो गया। कहता अबे अब ये क्या हो गया, फिर से तुम ही आ गए, ये क्या हो रहा है। ली शाओ भाई एकदम भाई फूल पकड़ के एकदम फेस अजीब सा था उसका कि अबे ये मेरे हाथ में दोबारा कैसे आ गया। ली शाओ भाई कहता है ली शाओ भाई कहता है ली शाओ भाई कहता है अरे 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 ये कैसे हो गया, मैं दोबारा आ गया। फिर से उसने वही देखो, अब आ गया है हाथ में उसका फूल तो दोबारा स्टेज पर जाना ही पड़ेगा और दोबारा जाना पड़ेगा तो सेम वही लाइन दोबारा से बोलनी पड़ेगी कि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ दोनों टीचर को, दोबारा से बोलना पड़ेगा। दोबारा गया, दोबारा बोला कि मैं टीचर को रिस्पेक्ट देता हूँ। ली शाओबाई कहता है क्लासमेट्स ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, 3 बार स्टेज पर आना मेरे लिए भी बहुत शौक की बात है। आप सब मुझे ज़्यादा मतलब मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड आप सब लोग हो, मुझे 3 बार रिसाइट करना पड़ रहा है। सिंसियरली मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं तो इतना टैलेंटेड इंसान भी नहीं हूँ। स्टूडेंट का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो गया कि लोगों ने सोचा कि चलो अपनी गलती तो मान रहा है ना ये बच्चा। टीचर जियांग कहता है तुम्हारी लक बहुत ही हैवी है, चलो स्टार्ट करो, तुम्हारी बारी आ गई तीसरी बार भी। ली शाओबाई ने यहाँ पे पोयम रिसाइट की, ओवरऑल नॉर्मल थी पर लास्ट लाइन स्ट्रॉन्ग थी जिसने पोयम के मतलब जो पोयम का लेवल था थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था। तो ग्रेट स्कॉलरशन कहता है अच्छा बहुत बढ़िया। टीचर जियांग कहता है लास्ट लाइन इंटरेस्टिंग थी, पहले वाली पोयम से ज्यादा बेटर थी। कैसे सोची कि ये जो लास्ट लाइन है ये वाली आएगी। तो ली शाओबाई कहता है टीचर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पोयम पहले 3 लाइन की ही थी। तो ली शाओबाई ने कहा लास्ट लाइन जो थी ना, जस्ट मैंने अभी टेंशन इतनी बढ़ गई थी ना, जस्ट मैंने अभी ऐड करी है, मुझे भी सरप्राइज है कि आपको पसंद आ गई। टीचर जियांग जोर से हंसा। ग्रेट स्कॉलरशन ने सर हिलाया। स्कॉलरशन कहता है ली शाओबाई तुम तो बड़े हॉनेस्ट हो। अपना जो ग्रेट स्कॉलरशन जो गेस्ट था वो कहता है सीक्रेटली लिटरेचर क्यूआई और टैलेंट क्यूआई चेक करा, रिजल्ट नॉर्मल था, कोई इसको शक नहीं हुआ। टीचर जियांग ने अंदर से सोचा टैलेंट एवरेज है पर ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा बच्चा हार्ड वर्किंग है। 3 पोयम रेडी रखी थी, मेहनत का तो इसका प्रूफ है। ऑन स्पॉट लाइन भी बना ली एक बहुत बढ़िया, एकदम सामने सामने लाइन बना ली इसने, पोटेंशियल भी इसके अंदर है आगे जाके। सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासमेट से तो पहले सॉरी भी बोल दिया था। सोशल स्किल भी इसकी स्ट्रॉन्ग है, यानी अच्छे से जानता है कब सॉरी बोलना है, कब सर झुकाना है, कब कैसे आगे बढ़ना है, यानी दिमाग भी इसके अंदर अच्छा खासा है। टीचर जियांग को रियलाइज हुआ कि कंपटीशन फेमस होने वाली है, ली शाओबाई सेंटर बनेगा इस कंपटीशन का क्योंकि 3 बार उसका ही नाम आया था। टीचर जियांग ने आगे सोचा अब ये मेरा फेमस स्टूडेंट जरूर बनेगा, इसको सीक्रेटली मैं ट्रेन जरूर करूंगा, नाम अब मेरा और इसका लिंक्ड रहेगा। टीचर जियांग ने डिसाइड किया हैवी रिसोर्स लगाकर ली शाओबाई को आगे जाके ग्रो करेगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट फाई ही माउंटेन के ऊपर। गु ल्यूरू ने किलर मूव स्टॉप किया, एकदम भाई पसीना पसीना अपना साफ वाफ करा, दिमाग खराब हो रहा था उसका। गु ल्यूरू कहता है हाँ यार हो गया, इसका इमॉर्टल प्रेमेसी टाइम मैक्स से शिफ्ट कर दिया है, अब इसको बार बार ट्रिबुलेशन जरूर आएंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्विंग डिंगलिंग कहती है मेहनत के लिए थैंक्स। क्विंग डिंगलिंग ने स्लीपिंग गुयू फेंगजेंग की लक इंस्पेक्ट की, अचानक शॉक हुई। गु ल्यूरू कहता है क्या हो गया, आपने इसकी लक चेक करी आप शॉक हो गई। तो क्विंग डिंगलिंग कहती है उसकी लक चेंज हो गई, पहले हिल जैसी थी अब तो पॉट लिड जैसी लग रही है। तो गु ल्यूरू कहता है इसका मतलब क्या है कि लक चेंज हो गई। तो क्विंग डिंगलिंग कहती है अब समझ नहीं आ रहा, मतलब पहले तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है। 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। एक न्यूज़ ने फेंगयुआन की कल्टीवेशन को रोक दिया। फेंगयुआन कहता है ड्रैगन पैलेस की लोकेशन मिल गई है, क्यूआई पाथ मेथड्स भी मास्टर हो गए हैं। हेवली कोर्ट से पहले मूव करके ड्रैगन पैलेस सीक्रेटली चुराऊंगा। ईस्टर्न सी के अंदर ही था ना भाई, पहले भी ड्रैगन पैलेस भी ईस्टर्न सी के अंदर पहले कहीं पे था। तो फेंगयुआन को नहीं मिला था लेकिन ड्यूक लॉन्ग को मिल गया था, ड्यूक लॉन्ग जाके ले आया था। लेकिन इस बार फेंगयुआन को पहले मिल गया उसकी लोकेशन का पता। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फेंगयुआन ने क्यूआई पाथ के जो मेथड्स थे उनको भी मास्टर कर लिया है, उसमें भी बंदा ग्रैंड मास्टर पे तो पहुंच ही गया था। तो
शायद ग्रेट ग्रैंड मास्टर है, शायद ग्रैंड मास्टर कुछ ऐसा ही उसका है, लेकिन अटेनमेंट लेवल हाई हो चुका है क्यूआई पाथ के अंदर भी, और मास्टर भी कर लिया अच्छे खासे इसके मेथड भी। हेवली कोर्ट से पहले मूव करेगा, ड्रैगन पैलेस ले लेगा। यार मैं एक ही चीज़ को लेके बैठा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ड्यूक लॉन्ग ने पिछली बार बाइनिमिंग को मार दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने बाइनिमिंग को मारा उसके कारण, क्या कहता है, उसके पास कोई ड्रैगन वाला क्लियर मूव था जिसके कारण उसने अपनी पूरी स्पीशीज को ही खत्म कर दिया था। बाइनिमिंग भी उसकी स्पीशीज में से एक आती थी, जब उसको बाईशियांग मिला था, बन गई थी उसकी स्पीशीज में से एक, ड्रैगन मैन बन गई थी बाइनिमिंग। बाइनिमिंग भले चलो ड्रैगन पैलेस ले लेगी या फेंगयुआन भी ले लेगा, तो फेंगयुआन चेंज कर देगा ना, वरना क्या पता ड्यूक लोंग दोबारा से यूज करो भाई, फेंगयुआन का क्लोन या बाइनिमिंग निपट जाए, वहीं पर ही खत्म हो जाए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है सी के नीचे, समुद्र के नीचे, सरफेस के ऊपर लहरें एकदम भाई बहुत तेज से वेव कर रही थी, टाइड्स उठ रही थी, नीचे हो रही थी, सीगल्स आसमान में उड़ रहे थे। अचानक से एक प्लॉप आवाज आई, एक गुई मॉटल भाई पानी में डाइव करके सीधा नीचे तैरने लग गया। और भाई कम से कम 1000 फीट, 10,000 फीट, फिर 1 लाख, फिर 10 मिलियन फीट नीचे चला गया। नीचे समुद्र बहुत गहरा था, हर जगह खतरनाक सी बीस्ट थे, और गहरा जाते ही इमोरियल लेवल के बीस्ट भी दिखने लग जाते थे। गुई मॉडल कहता है ईस्टर्न सी रिसोर्स के मामले में सच में नंबर 1 है। अंधेरे समुद्र में, एब्बेस जैसे समुद्र में एक रंग बिरंगा ड्रीम रेलम चमक रहा था, दूर से छोटा सा पहाड़ जैसा था। गुई मॉडल की नजर एकदम से भाई उसकी तरफ ही आ गई। गुई मॉडल कहता है ड्रैगन पैलेस यही होना चाहिए, यह फेंगयुआन का ड्रैगन मैन क्लोन था, ड्रैगन स्केल, गोल्डन आइज और ड्रैगन हॉर्न के साथ था। फेंगयुआन को पहले से पता था ड्रैगन पैलेस ईस्टर्न सी में है, पर एग्जैक्ट लोकेशन पहले लाइफ में नहीं मिली थी। और पहले लाइफ में ड्यूक लॉन्ग फेंग जिंगवांग को लेकर ड्रैगन पैलेस लेने आया था, 4 ड्रैगन जर्नल ने रोका था, फाइट हुई थी, ड्रैगन पैलेस उड़कर भाग गया था, ड्यूक लॉन्ग चेस करा था। कम्युनिकेशन से ईस्टर्न सी रैंक के एक्सपर्ट आ गए थे, न्यूज़ फैल गई थी। उस टाइम फेंगयुआन बीस्ट कैलामिटी ग्रोटा हेवन में बिजी चल रहा था, वहां पे प्लान बन रहा था, वहीं पे बिजी चल रहा था। बाद में रिवर ऑफ टाइम में सेकंड स्टोन लोटस आइलैंड में आया था लेने के लिए, फेंगयुआन उधर शिफ्ट हो गया था, एंड में हेवली कोर्ट ने ड्रैगन पैलेस ले लिया था। रीबर्थ के बाद फेंगयुआन ने ड्रैगन पैलेस को अब मतलब पहले से ही प्लान में डाल दिया था कि इसको लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, डिडक्शन और सीक्रेट स्काउटिंग के जरिए फाइनली लोकेशन मिल गई थी। ड्रैगन मैन क्लोन ने एरिया को चेक करा, कोई इमोरियल बीस्ट नहीं, सेफ जोन था। ड्रैगन मैन क्लोन कहता है सेफ है, अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन क्लोन कहता है इमॉर्टल किलर मूव, प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर ट्रांसफॉर्मेशन। वो ड्यूक लॉन्ग की तरह ड्रीम रेलम को पील करके डायरेक्ट ड्रैगन पैलेस टारगेट कर रहा था। ऊपर क्लाउड्स में फेंगयुआन का मेन बॉडी हिडन था, एरिया गार्ड कर रहा था, क्लोन को मॉनिटर कर रहा था, कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत भाग सके। फेंगयुआन अलर्ट था, ड्रैगन पैलेस के डिटेल क्लियर नहीं थे, और ड्रैगन पैलेस के पास ड्रीम पाथ का मतलब मेथड मतलब अटैक मेथड भी था। प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी एक एक करके यहाँ पे बन रही थी। देखो क्या होगा, ड्रैगन पैलेस के आसपास ना बहुत सारा स्मोक फैला हुआ है ड्रीम रेलम का। अब फेंगयुआन उस स्मोक को कंडेंस करके एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जिससे स्मोक बॉडी में बदल जाता है, ड्रीम रेलम बॉडी में बदल जाता है। बॉडीज अलग कर देगा, स्मोक हट जाएगा, ड्रीम रेलम हट जाएगा, और फिर ड्रैगन पैलेस आराम से ले लेगा, जो कि ड्यूक लॉन्ग ने भी पहले करा था और फेंगयुआन भी वही कर रहा था। प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, पर ड्रीम रेलम बहुत बड़ा था, पूरा कन्वर्ट करने में कई मतलब दिन लग जाते हैं। फेंगयुआन कहता है सिर्फ ये ड्रीम रेलम ही मैसिव ट्रेजर है, हेवली कोड पहले यूज नहीं कर पाई थी, पर मैं इसको कर सकता हूँ। फेंगयुआन ने लक पाथ मेथड एक्टिवेट करके कुकिंग लक पॉट देखा, पॉट सर के ऊपर फ्लोट कर रहा था फेंगयुआन के। उसने ड्रैगन मैन क्लोन की लक देखी, एक पर्पल ड्रैगन लक फॉर्म में कॉइल करके बैठा था, टेंस और अलर्ट था। यानी यहाँ पे जो ड्रैगन मैन क्लोन है उसकी लक एक ड्रैगन जैसी है, छोटी सी ड्रैगन जैसी है, जो कि अब आपस में एक स्नेक की तरह कर्ल करके बैठा हुआ है, सो रहा है। उसके आसपास खाली क्यूआई जमकर ब्लैक क्लाउड्स बन रहे थे, ये शायद बैड लक होगा। फेंगयुआन कहता है ब्लैक क्लाउड डेथ ओमेन होता है, ड्रैगन मैन क्लोन लाइफ डेंजर में है, यानी इसको दिक्कत आने वाली है। ब्लैक क्लाउड्स और घने हो गए, पर्पल ड्रैगन को घेर लिया गया, यानी वो मरने वाला होगा। फेंगयुआन ने तुरंत ही कुकिंग लक पॉट को एक्टिवेट किया, कुकिंग लक पॉट से ड्रैगन जाग गए, उन्होंने ब्लैक क्लाउड लक को निगलना शुरू कर दिया और पॉट के अंदर खींच लिया। पॉट ने लक को कुक करना स्टार्ट कर दिया, सारी की सारी जो ब्लैक क्लाउड थी उसको उबाल कर बेनिफिशियल लक में कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक बार बताया था ना कि ये जो पॉट है क्या करता है ना, लक को ना कुक करेगा और फिर बैड लक को कुक करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा अच्छी वाली लक के अंदर। देख रहे हो कितनी बढ़िया चीज़ फेंगयुआन ने अब बना दी है, बैड लक से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऊपर से इसके पास एक और बढ़िया मेथड है कि दूसरों की लक को अपने अंदर डाल सकता है। दूसरों की मीन्स उसके जो दूसरे वाले क्लोन हैं आपस में शिफ्टिंग कर सकता है, उनकी अच्छी वाली लक को भी ले सकता है, अपने अंदर डाल सकता है, लेकिन अभी अपने अंदर नहीं डाल पाएगा क्योंकि भाई फेंगयुआन खुद रैंक 8 है। पहले उसको ये जो इमॉर्टल हाउस है पॉट वाला उसको खुद रैंक 8 पे बदलना पड़ेगा तब, इसलिए वो भी
नहीं कर पाया, बट वो छोटी-मोटी चीज़ों के अंदर तो छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि उसका जो ड्रैगन मैन क्लोन है, ड्रीम पाथ का क्लोन है, जो बाकी छोटे-मोटे क्लोन हैं, उन सब की तो रैंक कम है, उनके अंदर तो छेड़छाड़ कर ही लेगा, जो कि कर भी रहा था। अब ड्रैगन मैन क्लोन का देखते हैं क्या होता है सीन, इसके बाद क्या होगा। पॉट ड्रैगन से उन कुक्ड लक को खा लिया और फिर से पर्पल ड्रैगन का लक ट्रांसफर कर दिया। पर्पल ड्रैगन तुरंत ही भाई एनर्जेटिक हो गया। ब्लैक क्लाउड्स भी अब हैवी थे पर धीरे धीरे गायब हो गए, वीक होने लग गए। फेंगियन कहता है मेरा कुकिंग लक पॉट सिर्फ रैंक 6 है पर जाइंट सन के सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस का पीक क्रिएशन था। ये रैंक 6 गुई मॉडल की लक कंट्रोल कर सकता है और रैंक 7 को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ड्रैगन मैन क्लोन अब रैंक 7 है, इसलिए इफेक्ट यहाँ पे लिमिटेड था, पर ये ब्लैक क्लाउड्स लक ये ना क्लियर रैंक 8 लेवल का क्राइसिस है। ये भले फेंगिवा ने धीरे-धीरे जो बैड लक था इसको कम कर दिया है। अब आगे देखते हैं। फेंगिवा ने ऑब्जर्व किया पर्पल गोल्ड ड्रैगन का रिएक्शन स्ट्रेंज था। वो ब्लैक क्लाउड से सिर्फ डर नहीं रहा था, थोड़ा सा अट्रैक्ट भी हो रहा था। फेंगिवान कहता है ड्रैगन वाइंड और रेन पसंद करते हैं, यानी जो ड्रैगन्स होते हैं हवा को और पानी को पसंद करते हैं। क्लाउड शेप लक मतलब डेंजर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। ये सब तब तक था जब तक फेंगिवान का मेन बॉडी खुद एक्शन ना ले। अगर वो मूव करता तो लक पैटर्न पूरा चेंज हो जाता। फेंगिवान कहता है बुरा है कि मैं अपनी खुद की लक इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरा लक इंस्पेक्शन गो सिर्फ रैंक 6 है और मैं खुद रैंक 8 हूँ, तो मेरा लक कहाँ से इंस्पेक्ट हो पाएगा। फ्यूचर में कुकिंग लक पॉट का रैंक बढ़ाना पड़ेगा और लिविंग बीन्स लक मेथड भी ऐड करने पड़ेंगे। फेंगियो ने डिसाइड किया कि खुद एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ वो कुकिंग लक पॉट से सपोर्ट देता रहेगा। थोड़ा हेल्प भी टाइम के साथ एक्यूमुलेट होता जाएगा। ड्रैगन मैन क्लोन को इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो ड्रीम रेलम कन्वर्ट कर रहा था, बॉडीज़ में कन्वर्ट कर रहा था। और यहाँ पे करीबन ऐसे ही दिन बीतते गए। 4 डायरेक्शन से 4 रैंक 8 गो इमॉर्टल आ गए। ईस्ट से आया यांग ज़ी ही, यंग व्हाइट रॉब्ड हैंडसम आदमी था। वेस्ट से आया ग्रैनी रोंग, मतलब आई सॉरी ग्रैनी रोंग आई, एकदम झुकी हुई बुढ़िया औरत थी जिसके शरीर पर पर्पल वेनम जैसे रिंकल्स थे। नॉर्थ से आया शी म्याओ, मस्कुलर आदमी था, कोल्ड चमकती एकदम भाई ट्रायंगुलर आइस थी इसकी। साउथ से आया ज़ांगिन, ब्लैक रोब, फेस हिडन था, घोस्ट जैसा साइलेंट लग रहा था। 4 डायरेक्शन से 4 लोग आ गए थे। असल में यही वो लोग थे जो ड्रैगन पैलेस के प्रोटेक्शन वाले लोग थे, यानी प्रोटेक्ट करते थे ड्रैगन पैलेस को। बाद में ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगन पैलेस को रिफाइन कर लिया तो लोग स्लेव बन गए थे। तो अब देखते हैं फेंगियन इनसे कैसे निपट के ड्रैगन पैलेस को मतलब अपना बनाएगा। फेंगियन का मेन बॉडी स्टिल हिडन रहा क्योंकि लक पैटर्न और स्ट्रेंज हो जाता अगर वो कुछ मूव करता। पर्पल ड्रैगन लक को घने ब्लैक क्लाउड से घेर लिया था। अब क्लाउड से शेप चेंज हो रहे थे। ईस्ट साइड से रिवर जैसी साउंड फॉर्म हो रही थी, वेस्ट साइड से पर्पल पॉइजन स्नेक शैडो फॉर्म हो रही थी, और नॉर्थ साइड से माउंटेन शेप जैसा लक कोई फॉर्म हो रहा था, और साउथ साइड से ब्लैक होल जैसा डार्क वाटर्स वाला लक फॉर्म हो रहा था। ऐसा मान लो जो पॉट है, यानी एक प्लेट के अंदर, यहाँ प्लेट के अंदर सेंटर के अंदर ना फेंगियन का ड्रैगन वाला लक है, यानी जो ड्रैगन मैन क्लोन है उसका लक है, ड्रैगन वाला लक है। और चारों साइड से एक ये जो रिवर जैसा साउंड फॉर्म है, या पर्पल वाला है, या माउंटेन वाला है, ब्लैक होल वाला है, ये 4 डायरेक्शन से इन 4 लोगों ने घेर रखा है उस ड्रैगन को बीच के अंदर। अब देखते हैं क्या होगा। फेंगियन कहता है ये चारों नॉर्मल रैंक 8 नहीं है, इनकी लक एक ही ब्लैक क्लाउड सिस्टम का पार्ट लग रही है, अलायंस जैसा टाइप कुछ है। चारों इमॉर्टल ड्रैगन मैन क्लोन के सामने रुक गए, उनका टोन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। यहाँ पे यांग जी ही कहता है एक मिनट, तुम ड्रैगन मैन हो? ग्रैनी रॉन्ग भी कहती है रैंक 7 कल्टीवेशन टेस्ट के लायक हो तुम तो। यहाँ पे शी म्याओ कहता है ये ड्रीम रिलम्स तुम्हारा टेस्ट था, तुमने तो पास कर दिया। जांगिन कहता है पास किया तो ड्रैगन स्पिरिट तुम्हें एक्सेप्ट जरूर करेगा। यांग जी कहता है फेल हुए तो तुम 4 ड्रैगन जनरल्स तुम्हें यहाँ आने का पछतावा करवा देंगे, यानी तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। चारों ने अपनी ड्रैगन मैन आइडेंटिटी रिवील कर दी कि हम चारों भी ड्रैगन मैन है और तुम्हें टेस्ट पास करना है। ड्रीम रिलम को तो तुमने हटा दिया, बाकी टेस्ट भी पास कर लो और तुम मतलब रिकॉग्नाइज करे जाओगे यहाँ पे स्पिरिट के द्वारा। देखते हैं क्या होता है। फेंगियन और ड्रैगन मैन क्लोन दोनों तुरंत ही शॉक में आ गए कि ये क्या हुआ। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि ड्यूक लॉन्ग भी तो ड्रैगन मैन था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग के टाइम पे तो ये लोग लड़ गए थे और फेंगियन के टाइम पे तो ये लड़ नहीं रहे हैं। छोड़ो जो भी है, अब ये फेंगियन कैसे ड्रैगन पैलेस लेगा, क्या होगा वो सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।